नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। दीपावली और छठ से पहले बिहार को तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत दक्षिण के कुछ राज्यों में भी बारिश की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अहम बैठक आज। गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद। और भारत बना एशिया क्रिकेट का चैंपियन। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी। देश भर में जश्न का माहौल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत सभी ने दी बधाई। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्यम वर्ग और आम लोगों की लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही है, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से चलती हैं। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हो जाने के बाद इस श्रेणी की रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें 13 ट्रेनों का परिचालन बिहार से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना बक्सर, झाझा दानापुर, पटना इस्लामपुर और शेखपुरा बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप, चर्लपल्ली के मध्य, दरभंगा से अजमेर के समीप, मदार जंक्शन के मध्य और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के मध्य अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इन ट्रेनों के शुरुआत होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये विकसित बिहार से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज बिहार को मिलने वाली ट्रेनों की इस सौगात के सिलसिले में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार से बात की है डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने। बिहार में पिछले कई वर्षों से बहुत सारे रेलवे के काम हुए हैं जो एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं। आज अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे के द्वारा 7 ट्रेनों का तोहफा बिहार को देने जा रहे हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे और यहाँ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना जंक्शन पर होंगे। हम इस मुद्दे पर डिटेल बातचीत करेंगे ईडी जो रेलवे बोर्ड हैं दिलीप कुमार जी उनसे कि आखिर कौन कौन सी वो ट्रेन है जो बिहार के लिए सफर को आसान बनाएगी। दुर्गा पूजा का समय है और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय रेल की ओर से आज बिहार से 7 नई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी इन ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करेंगे। जो ट्रेनें आज प्रारंभ की जाने वाली है उसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 4 पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो 3 अमृत भारत ट्रेनें हैं उसमें से एक का परिचालन दरभंगा और अजमेर के बीच में किया जाएगा। एक ट्रेन जो है वह छपरा और दिल्ली के बीच में प्रारंभ की जा रही है और तीसरी ट्रेन का जो शुभारंभ है वह मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच में किया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन जो है वह मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके तैयार की गई है और इसमें हम लोगों ने स्लीपर क्लास और गैर वातानुकूलित सिटिंग क्लास की व्यवस्था की है।
11 कोच इसमें सीटिंग क्लास के होते हैं और 8 कोच जो है वो स्लीपर क्लास का होता है। तो ये जो ट्रेन है वह आम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और इस श्रृंखला की जो 12 ट्रेनें हमने पहले इंट्रोड्यूस की हैं वह पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं और सबने उसको हाथों हाथ लिया है। अब जबकि हम लोग नई सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं तो इन नई सेवाओं की शुरुआत से बिहार के लोगों को तो काफ़ी लाभ होगा ही, साथ ही जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं चाहे तो वह तेलंगाना हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान के लोग हों, सभी को काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो अमृत भारत ट्रेनें हैं उसका फीचर आप जानते हैं कि पुश पुल टेक्निक से वो है, सीटें हैं वो काफ़ी आधुनिक तरीके से और सुविधाजनक बनाई गई हैं। अमृत भारत ट्रेन जो है वो साधारण लोगों के प्रतीक के तौर पर सिंपल लोगों के लिए इस ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। जो अमृत भारत ट्रेन है उसका पूरा कंपोजिशन में 11 कोच हम लोगों ने जनरल सीटिंग क्लास का रखा है और बाकी कोच जो है वो स्लीपर क्लास का है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आम यात्रियों को फोकस में रख करके और कम किराया रखते हुए, करीब 500 रुपये का किराया है 1000 किलोमीटर की जर्नी के लिए, तो कम किराया रखते हुए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे आम लोगों को काफ़ी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन देश में शुरू हुआ है। ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जो मुसाफिर हैं, गरीब लोगों को ध्यान में रखकर इसे डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सस्ता और आसान सफ़र जो है उनके लिए सुहाना बन सके। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा लगातार युवाओं को 21वीं सदी की जरूरतों के लिए तैयार करने पर जोर देने की। इसे देखते हुए ही सरकार 34 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आई, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव का रास्ता साफ हुआ और अधिक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। युवा किसी भी देश के भविष्य होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। तभी तो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनके सपनों को साकार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार प्रयासरत हैं। युवाओं के समग्र विकास को आधार बनाकर ही 34 साल के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई। इस नीति ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस परिवर्तनकारी विजन को दर्शाती है जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 वह सबसे अधिक भविष्य दृष्टि है। उसमें भविष्य दृष्टि है नीति और उसमें भविष्य दृष्टि हर जगह आपको दिखाई देती है। तो इस समय युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनको उसमें निहित किया गया। ये शिक्षा ऐसे लोग तैयार करेगी जो किसी से कम नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और इसकी स्वीकार्यता बहुत है। पिछले 5 साल के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पॉलिसी के स्तर से धरातल पर उतारने में सफल रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में कई सुधारों का प्रावधान किया गया है। एक और जहां 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक की शिक्षा में 100% नामांकन दर का लक्ष्य रखा गया है, वहीं 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 50% तक करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक, अंक या रटने तक ही सीमित नहीं है। 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ये नीति एक ऐसी स्कूली शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो लचीली, समावेशी और छात्र केंद्रित हो, जहां जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाए और रचनात्मकता को पोषित किया जाए। ये मानते हुए कि मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा को स्कूल सुधार के केंद्र में रखा गया है। 5+3+3+4 स्कूली संरचना के तहत पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत की गई है, जहां बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो शिक्षा नीति ने भारतीय उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने का रास्ता साफ किया है। शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक ही यूजीसी ने 2023 में भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित रेगुलेशन को अधिसूचित किया। इसके मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थान भारत में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगे। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था भी की गई है। इस व्यवस्था ने छात्रों को पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। जाहिर तौर पर गत 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, नवाचारी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये नीति छात्रों को जिज्ञासु, सक्षम और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप समर्थ नागरिक बनने के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया और पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19 ओवर 1 गेंद में 146 रन पर ढेर कर दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19 ओवर 4 गेंद में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप का खिताब है। और जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। नकवी के दबाव में भारतीय टीम को किसी अन्य अधिकारी से भी ट्रॉफी नहीं लेने दिया गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि हमने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। Represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of that gentleman in today's prize distribution ceremony. तो ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन फिर भी ट्रॉफी भारत के पास है। सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पिक्चर शेयर की है जो AI जनरेटेड है। इसमें एशिया कप की ट्रॉफी दिखाई दे रही है। सूर्य कुमार यादव ने लिखा, गेम के बाद सिर्फ चैंपियन याद किए जाते हैं, ना कि ट्रॉफी की तस्वीर।
भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 जीतने के बाद बड़ा ऐलान किया। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की है। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव my match fees of all the games which I have played in this tournament to the Indian Army. एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की है। ये भारतीय क्रिकेट के शानदार इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि है। बीसीसीआई ने एक सुपर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की। We are very happy, and they have done an extremely good job on the ground, defeating Pakistan 3-0, and there was absolutely no resistance. All the matches were one-sided. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian team, which will be 21 crores. It will be distributed amongst the players and all the support staff. भारत की जीत से भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के बचपन के कोच कपिल पांडे भी खासे खुश हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव ने पहले मैच से ही धारदार गेंदबाजी की। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये पूरे देश के लिए। सबसे पहले मैं पूरे देश के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और पूरे खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी वजह से पूरा देश आप पे गर्व महसूस कर रहा है। और कुलदीप यादव ने वो धारदार गेंदबाजी की है कि पहले ही मैच से लेके और आखिरी मैच, पहले भी 4 विकेट लिए थे और आखिरी में भी 4 विकेट लिए। तो एक तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि कुलदीप यादव इस टाइम टॉप स्पिनर इंडिया के। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि फाइनल में पाकिस्तान को हराना। लगातार 3 बार पाकिस्तान को हरा के जो इंडिया ने ये अपना झंडा बुलंद किया है और पूरी जनता को खुश कर दिया है। एक तरीके से पूरे जो भारत में दशहरा से पहले दीपावली बनाने का मौका दिया है, ये उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती है? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय में हो रहा है। वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों के इस सम्मेलन में रणनीति, संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन देश के समुद्री हितों की सुरक्षा में नवाचार और सहयोग के लिए भारतीय तटरक्षक बल के समर्पण का प्रमाण है। भारतीय तटरक्षक बल देश की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के विशाल समुद्री क्षेत्रों को कवर कर रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का यह सम्मेलन विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर केंद्रित होगा। विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन चंद्रा और प्रमुख हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है। देश भर के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी हुई है।
कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेह में BNSS 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है और बिना अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाल सकता। जिले में सुरक्षाकर्मी सतर्कता बरत रहे हैं। और अब बात GST बचत उत्सव की। देश भर में GST दरों में कटौती से व्यापारी, उद्यमी से लेकर उपभोक्ता तक खुश हैं। व्यापारी वर्ग इसे उत्सव की तरह मनाने और उपभोक्ता घर खर्च में राहत मिलने की बात कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के उद्यमियों का मानना है कि ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। ईटानगर के उद्यमियों के मुताबिक GST 2.0 से स्वदेशी अभियान को नई गति मिलेगी और वोकल फॉर लोकल का संदेश मजबूत होगा। तो देखिए ईटानगर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के GST सुधारों का असर देश भर में दिखने लगा है। GST की कम दरों और त्योहारी सीजन को लेकर अरुणाचल प्रदेश में उत्साह का माहौल है। GST बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से मुलाकात की थी। उस दौरान प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से GST सुधारों और स्थानीय उत्पादों के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया था। रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़ी युवा उद्यमी शेरब सांगमू खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं, जिन्हें नए GST सुधार संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। शेरब सांगमू का कहना है कि आज मोदी सरकार की नीतियों की वजह से वो रेस्टोरेंट के व्यवसाय को आसानी से कर पा रही हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन हुआ वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल की बात है। हम सब बहुत खुश है अरुणाचल वासी कि GST 2.0 हमारा यहाँ से इनॉग्रेशन हुआ। युवा उद्यमी शेरब के मुताबिक पहले टैक्स प्रक्रिया जटिल होने के कारण बिलिंग और ऑर्डर प्रबंधन में समय और लागत अधिक लगती थी, लेकिन आज GST सुधार के बाद ऑर्डर और बिलिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। इससे ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दैनिक कारोबार में भी सुधार हुआ है। अब एक ही GST स्लैब में हो गया है 5%, जो हमारा बहुत लाभदायक होगा और उसकी वजह से हमारा कस्टमर्स का भी आपका फुटफॉलिंग ज्यादा होगा। शेरब सांगमू की ही तरह तेंजिन मेत्तो, HPO को, यानकी खमपा, तातुंग तमा और अम्मा बाबगी भी ईटानगर की उन उद्यमियों में से हैं जो GST में हुए सुधार से बेहद खुश और उत्साहित हैं। इन लोगों का मानना है कि GST 2.0 रिफॉर्म के बाद उनके कारोबार में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आए हैं। हमारे लिए तो और आसान कर दिया गया है। फॉर इंस्टेंस जो हमारे कस्टमाइज ब्रांडेड वीविंग जो हम करते हैं, जो हम स्पेशली डिजाइनर्स, तो हमारे लिए काफी रिलीफ हो गया है। सो दिस इज अ ह्यूज रिलीफ टू लॉट ऑफ अस। बहरहाल GST सुधार ने पूरे देश में बचत उत्सव का उपहार दिया है, जिसके बाद पूरे देश सहित ईटानगर के व्यापारी, उपभोक्ता और उद्यमी एक स्वर में कह रहे हैं, घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। GST 2.0 के इस रिफॉर्म के बाद ईटानगर सहित देश भर के व्यापारी और आम उपभोक्ता इससे खासे उत्साहित हैं और वो सभी मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से मेरे कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें जैविक के साथ ही पर्यावरण अनुकूल और मिलेट्स जैसे उत्पाद भी शामिल रहे। इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रदर्शित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO के 35 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और इन स्टॉल में तमाम उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। तमाम राज्यों के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें कि जैविक से लेकर अन्य उत्पाद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं और ये उत्पाद न सिर्फ सेहत के लिए
बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल है। और इन उत्पादों को जो किसानों का ग्रुप है उसके द्वारा यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और ये उत्पाद जो है पूरे जो ये मेला है वर्ल्ड फूड इंडिया, उसमें लोगों को काफ़ी भा रहे हैं। PMFMB के थ्रू हमें काफ़ी सहयोग मिला है, जिससे हम हमारी यूनिट की कैपेसिटी 4 गुना कर पाए। पहले हमने एक मशीन परचेज़ की थी, बट जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे एक PMFP करके स्कीम है गवर्नमेंट की, तो उससे हमने लोन लिया। बैंक ने भी बहुत आसानी से लोन दिया और हमने अपनी कैपेसिटी 4 गुना बढ़ाई उससे। तो सत्तू है हमारी, ये मधुबनी की बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लाइक सत्तू ऐसा है कि हमने 3 फ्लेवर्स में इसको निकाला था। एक जलजीरा हो गया, एक चॉकलेट एंड अनदर वन इज स्वीट। लाइक बच्चों लोग को सत्तू वगैरह पसंद नहीं होता था ऐसे, तो हम लोगों ने उन्हें लिए, उनके लिए चॉकलेट फ्लेवर में निकाला। वो दूध में भी आप लगा के मिला के पी सकते हैं उसको। लाइक जो भी डाइट वगैरह लेते हैं, जिम वगैरह जो भी करते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है इन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। 35 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं, जो कि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कि जिनके कि उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और ये उत्पाद जो है यहाँ पर इसके जो स्टॉल्स हैं, यहाँ पर जो उत्पाद हैं FPO के, वो किसानों को खासे पसंद आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है इन उत्पादों को देखने और इन्हें खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा की धूम है। 9 दिनों का ये पर्व मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना को समर्पित है। आज के दिन देवी दुर्गा के दिव्य स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर में आरती की गई, जहां दर्शन के लिए सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली के छतरपुर देवी मंदिर में भी भव्य आराधना की गई। तो समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।